बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएस लेक्चर नंबर 3 के साथ प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 जो है वो तहरीक अलीगढ़ और तहरीक अलीगढ़ का पस मंज़र और सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात, ये लॉन्ग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा ही अहम है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा अहम है, अक्सर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए भी ये टॉपिक जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। अक्सर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पिछले पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है। इसमें हमने आज सर सैयद अहमद ख़ान, तहरीक अलीगढ़ का पस मंज़र और तहरीक अलीगढ़ के असरात, ये हमने डिस्कस करने हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें हमने नज़रिया पाकिस्तान को डिस्कस किया है कि नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर लें। मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीएस के अलावा मेरे मोटिवेशनल टॉक के ऊपर भी जो है वो लेक्चर जो है वो आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। मोटिवेशनल टॉक, उसके कुछ टॉपिक हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, आपको वो भी देखने का मौका मिलेगा। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि आप आने वाली वीडियो जो है वो देख सकें। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। इसमें हमने ये देखा था कि नज़रिया किसे कहा जाता है, 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है और नज़रिया पाकिस्तान का जो तारीखी पस मंज़र है वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ है। हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज़ जो है उसके 3 दौर हैं। एक को, पहले दौर को जो है वो अरब ताजरों का दौर कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया दूसरा दौर, उसको जो है वो औलिया इकराम का दौर कहा जाता है। और तीसरा, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हुकूमतें रही हैं उनके ज़रिए इस्लाम फैला, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि नज़रिया किसे कहा जाता है। नज़रिए के बाद हमने नज़रिया पाकिस्तान और 2 कौमी नज़रिया जो है ये हमने डिस्कस किया था कि 2 कौमी नज़रिया उस किसे कहा जाता है। 2 कौमी नज़रिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में जब कोई पहला शख्स मुसलमान हुआ था उसी वक़्त जो है वो पाकिस्तान जो है, नज़रिया पाकिस्तान उसी वक़्त वजूद में आ गया था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में हमने नज़रिया पाकिस्तान को जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रकात क्या हैं, नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं। उसमें हमने अकायद व इबादात, उसमें हमने नज़रिया पाकिस्तान के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं उसमें जमहूरी इक़दार का फ़रोग़, उसमें हकूक़ व फ़राइज़ और अख़ुवत व भाईचारा डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तहरीक अलीगढ़ के बारे में है। तहरीक अलीगढ़ का पस मंज़र ये है कि 1947 में मुसलमानों ने, या हिंदुस्तान के ऊपर 1947 से पहले बरतानिया की हुकूमत थी। बरतानिया के जो अंग्रेज़ थे वो तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए और यहाँ के लोगों को साथ मिला के साजिशों के ज़रिए उन्होंने जो है वो एक दिन हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद जो है वो अंग्रेज़ों के साथ तिजारत करना था। लेकिन जब वो लोग तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान तो वसाइल के लिहाज से एक रिच मुल्क है। यहाँ पे 4 मौसम है, यहाँ पे
दुनिया की हर नेमत जो है वो हिंदुस्तान में है। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, जंगलात भी हैं, दरख्त भी हैं। यहाँ पे दुनिया की हर चीज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे दुनिया की हर चीज जो है वो मौजूद है। यहाँ पे दुनिया की हर चीज जो है वो मौजूद है। लिहाजा उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में दुनिया की हर चीज मौजूद है। यहाँ पे ज़राअत के हवाले से भी ये ज़रई अजनास यहाँ पे बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ पे सोना चांदी है, यहाँ पे पहाड़ हैं, जंगल है, रेगिस्तान है। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया जो है वो करार दिया और इसको लूटने का प्रोग्राम बनाया, यहाँ के वसाइल लूटने का प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ तिजारत की और फिर राजों महाराजों और लोगों को साथ मिलाकर एक दिन पूरे हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो गए। हिंदुस्तान के ऊपर जब पूरे बड़े सगीर के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई तो मुसलमान, चूंकि मुसलमानों को ज्यादा देर तक जो है वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। मुसलमानों ने तकरीबन पिछले 800 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी। तो मुसलमानों ने को ये गवारा नहीं था कि कोई और आकर उन पर हुकूमत करे। लिहाजा 1857 में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करने के लिए, अंग्रेजों की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश की, लेकिन वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। इसलिए इसको 1857 की नाकाम जंग आज़ादी कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया की हुकूमत है और मुसलमानों ने ये कोशिश की कि बरतानिया जो है वो यहाँ से अपनी फौजें, अपने लोग लेकर चला जाए और हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में गवर्नमेंट करने का या हुकूमत करने का मौका दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने मुसलमानों की इस कोशिश को सख्ती से कुचल दिया और मुसलमानों की इस कोशिश को सख्ती से नाकाम किया गया। और उसी नाकामी का एक पस मंजर जो है वो किताब में खींचा गया है, जिसको तहरीक अलीगढ़ का पस मंजर कहा जाता है। यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों और हिंदुओं ने मुसलमान कौम को तबाह बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अगरचे हिंदू जंग आज़ादी में मुसलमानों के साथ बराबर के शरीक थे, मगर उन्होंने ये बात बावर करा दी अंग्रेजों को कि ये जंग सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है और हिंदुओं का इसमें कोई कसूर नहीं है। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई है तो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उनकी जायदादों को तबाह कर दिया गया, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया गया और उनकी जागीरों का खात्मा कर दिया गया। मुसलमानों पर तालीमी पाबंदियां आयद कर दी गई, मुसलमानों की तालीम हासिल करने के पर पाबंदियां आयद कर दी गई, मुसलमानों की माशी और माशरती तबाही कर दी गई। यानी मुसलमानों को माशी और माशरती तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया, मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। मुसलमान एक तबाह हाल कौम जो है वो बना दी गई। मुसलमानों के ऊपर नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुसलमानों की जायदादें तबाह कर दी गई, मुसलमानों की अमलाक को नजर आतिश कर दिया गया, मुसलमानों को माशी और माशरती हर लिहाज से जो है वो ख़त्म कर दिया गया। विलियम हंटर जो है वो ये कहता है कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया। मुसलमानों की जायदादें और जागीरें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर दी गई। लॉर्ड ब्राइट की एक तहरीर है, उसने ये लिखी है कि मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर जानिब लाशों के अंबार थे। यानी वो दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरा तो वहां पे हर तरफ मुसलमानों की लाशों के जो है वो ढेर लगे हुए थे, मुसलमानों की लाशों के अंबार लगे हुए थे। फिर एक और मुसन्निफ ये कहता है कि अंग्रेज फौज शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गई और एक के बाद दूसरे मकान में दाखिल होकर सब कुछ लूटने लगी। सर सैयद अहमद खान की तहरीर से इक्तबास है कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने जमीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा हो। यानी यहाँ पे 1857 की जंग आज़ादी जो हुई है उसका जो है वो एक नक्शा खींचा गया है, उसकी एक पिक्चर जो है वो खींची गई है कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को किस तरह जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। एक पिक्चर जो है वो दिखाई गई है कि दिल्ली चौकों में मुसलमानों की लाशें जो है वो लटक रही हैं, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, मुसलमानों को जो है वो हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि मुसलमानों ने ये जसारत की थी कि उन्होंने
अंग्रेज हुकूमत को ख़त्म करना चाहा कि अंग्रेज यहाँ से अपने मुल्क में चला जाए और मुसलमानों को आज़ादी दे। लेकिन मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने आज़ादी देने की बजाय उनको सख्ती से कुचल दिया ताकि उनकी हुकूमत कायम रह सके, ताकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो कायम रह सके। अब सर सैयद अहमद ख़ान जिस वक़्त ये जंग आज़ादी हुई है, उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो बरतानिया की हुकूमत में एक जो है वो मजिस्ट्रेट की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। यानी उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान एक जज की हैसियत से बरतानिया की हुकूमत में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ा क्लोजली 1858-7 के हालात में अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों के साथ किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने उसको बड़ा क्लोजली वाच किया, उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। और जब सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा कि ये हिंदू और अंग्रेज़ मिलकर मुसलमानों को जो है वो पसे पुश डाल रहे हैं, मुसलमानों को दीवार के साथ लगा रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम कर रहे हैं, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक़्त फिर एक फ़ैसला किया। और वो फ़ैसला जो है वो एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान ने ये फ़ैसला किया, आपने जजी और मजिस्ट्रेट के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने की जिद्दोजहद करने का फ़ैसला किया। यही वजह है कि आज सर सैयद अहमद ख़ान को जो है वो पाकिस्तान के बानियों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर जितना एहसान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल का है, उससे बढ़कर जो है तारीखदान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर उससे बढ़कर जो है वो एहसान सर सैयद अहमद ख़ान का है। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक़्त जो काम किए हैं वो काम जो है वो आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम का जो है वो बुनियाद बने हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक़्त जो इदारे बनाए, उस इदारों में जिन लोगों ने तालीम हासिल की वो लोग आगे चलकर पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा बने। सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक़्त जो मुसलमानों की अज़मत के लिए, उनका खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए कुर्बानियाँ दी, जिद्दोजहद की, तारीख में उनको सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। यानी कि कहा जाता है कि बातें कर देना, कोई किताब लिख देना या आप कोई नावल लिख दें या कोई राइटिंग कर दें, ये बड़ा आसान है। लेकिन माशरे में तब्दीली लाने के लिए, माशरे को चेंज करने के लिए अगर कोई अमली इकदाम किए जाएं तो वो काबिल तहसीन होते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने किताबें भी लिखी हैं, लेकिन साथ माशरे में तब्दीली लाने के लिए, माशरे को चेंज करने के लिए, मुसलमानों की हालत बदलने के लिए, मुसलमानों को तालीम याफ्ता करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने अमली तौर पर जो है वो इदारे बनाए। और इन इदारों में जो लोग पढ़े हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है, वही लोग आगे चलकर क़याम पाकिस्तान की जो है वो बुनियाद रखते हैं और पाकिस्तान के लिए जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कि जो सबसे पहले खिदमात हैं, उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान की जो है वो तालीमी खिदमात कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान जो है इस सर रिचर्ड साइमन ने अपनी तसनीफ में इस अमर का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी अवाम सर सैयद के बारे में सही दावा करते हैं कि वो इस मुल्क के खालकों और बानियों में शुमार होते हैं। इस तहरीक के दीगर कायदीन में मोहसिनुल मलक, वक़ारुल मलक, मौलाना शिबली नौमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना चिराग अली के इस्माए करामी काबिल ज़िक्र हैं। इन लोगों ने मुसलमानाने बरे सगीर के लिए वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि आने वाली नस्लें इनकी जितनी कदर करें वो कम हैं। सर सैयद और उनके साथियों ने तहरीक अलीगढ़ को एक हमागीर और एक जामे तहरीक बनाया और यूँ मुसलमानों के नशात सानिया का आगाज़ हुआ। नशात सानिया का मतलब है कि मुसलमानों के नए दौर का जो है वो आगाज़ हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान की जो तालीमी खिदमात हैं वो ये हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जदीद अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम जो है उसको जो है वो लाजमी करार दिया। सर सैयद अहमद ख़ान को इस बात का एहसास था कि जब तक मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम हासिल नहीं करते वो दूसरी अक़वाम के शाना बशाना आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हिंदू जो है वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके नौकरी और मुलाजमतों में चले जाते थे, उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को तरगीब दी
कि वो अंग्रेजी तालीम हासिल करें, क्योंकि अगर वो अंग्रेजी तालीम हासिल करेंगे तो वो अंग्रेज सरकार जो नौकरियां जारी करती है, जो बड़े लेवल की नौकरियां होती हैं, वो नौकरियां जो है वो मुसलमान हासिल कर सकते हैं, ताकि वो हिंदुओं के और हिंदुओं के वो जो है उनके मसावी माशी और माशरती मकाम हासिल कर सकें। सर सैयद अहमद खान ने जदीद अलूम का हसूल मुसलमानों के लिए ज़रूरी करार दिया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को साइंस, जदीद अदब और माशरती अलूम की तरफ राग़िब किया, ताकि वो जदीद अलूम हासिल करके एक तरक्की याफ्ता जो है वो कौम बन सके। सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया, जहां फारसी के साथ साथ अंग्रेजी जुबान और जदीद अलूम भी पढ़ाए जाते थे, ताकि मुसलमान तालीम हासिल करके हिंदुओं के मद्दे मुकाबल खड़े हो सके। फिर सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में एक मदरसा कायम किया। सर सैयद अहमद खान 1862 में गाजीपुर में एक मदरसे का अजरा किया गया, जहां पे फारसी के अलावा अंग्रेजी जुबान और जदीद अलूम पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया। फिर MAO हाई स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में MAO हाई स्कूल का संगे बुनियाद रखा। फिर MAO कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में 1875 में हाई स्कूल MAO कॉलेज का दर्जा जो है उसको दिया गया, कॉलेज का दर्जा अख्तियार कर गया। 8 जनवरी 1877 को वायसराय लॉर्ड लिटन ने MAO कॉलेज का इफ्तिताह किया, और सर सैयद की वफात के बाद 1920 में ये कॉलेज जो है ये यूनिवर्सिटी बन गया। फिर सर सैयद अहमद खान ने अपने तालीमी इदारों में अंग्रेज असातिज़ा की खिदमात हासिल की। मुसलमानों की बका और तरक्की के लिए मुसलमानों और अंग्रेज़ों के माबैन ताल्लुकात को खुशगवार करना लाजमी करार दिया। चुनांचे उन्होंने दोनों कौमों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए तालीमी इदारों में मॉरिसन और इलामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम सर टॉमस आर्नल्ड जैसे अंग्रेज असातिज़ा जो हैं वो उनकी खिदमात हासिल की। फिर सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। सर सैयद ने 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। बाद 1876 में इस सोसाइटी के दफातर अलीगढ़ मुंतकिल किए गए, ताकि मुसलमान नई नस्ल जो है वो मगरबी अलूम से बहरावर हो सके। इस सोसाइटी की बदौलत मगरबी अदब, साइंस और दीगर अलूम का बहुत सा सरमाया जो है उर्दू जुबान में मुंतकिल हुआ। यानी सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद ये था कि दुनिया के जितने अलूम हैं, साइंस है, अदब है या दूसरे मगरबी अलूम हैं, उन तमाम अलूम को जो है उनको हमारे अलूम में जो है हमारी ज़ुबान में जो है वो मुंतकिल किया जाए, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान उन जदीद अलूम से बहरावर हो सकें, और जब अलूम से बहरावर होंगे तो वो तरक्की याफ्ता होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी जब वो इल्म हासिल करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए भी साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए मगरबी अलूम के उर्दू ज़ुबान में तराजम कराने से उर्दू ज़ुबान ने खूब तरक्की की। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू ज़ुबान में सादा तर्ज तहरीर को रवाज दिया, जिससे ये ज़ुबान आम लोगों की ज़ुबान बन गई। यानी सर सैयद अहमद खान ने उर्दू ज़ुबान में भी सलीस उर्दू, आसान उर्दू, जिसके मानी और मतलब हर शख्स को जो है वो हर मुसलमान को समझ आ सकें, उसको फ़रोग दिया, ताकि मुसलमान जो है वो अलूम से इसलिए पीछे न रह जाएं कि उनको ज़ुबान नहीं आती, मुसलमान जदीद अलूम से जो है वो आशना हो सकें। मुसलमान सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में लाया। 1886 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारा कायम किया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को तालीम की तरफ माइल किया गया, इनसे चंदे वसूल किए गए। इस इदारे ने मुसलमान कौम की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रकूम फराहम की। लाहौर में इस्लामिया कॉलेज, कराची में सिंध मुस्लिम मदरसा, पेशावर में इस्लामिया कॉलेज और कानपुर में हलीम कॉलेज का क़याम मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी से मुतासर होकर अमल में लाया गया। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के सियासी, सकाफती
माशी और माशरती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। ये वो तालीमी खिदमात हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सरअंजाम दी। आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि दुनिया में बड़ा आसान है कि कोई आप किताब लिख लें, आप कोई नावल लिख दें, कोई ड्रामा लिख दें, यानी तसनीफ़ करना, कोई भी चीज़ जो है वो लिखना वो बड़ा आसान है। लेकिन मुआशरे में अमली तौर पर मुआशरे को तब्दील करने के लिए, मुआशरे में अमली तौर पर तब्दीलियाँ लाने के लिए, मुआशरे में चेंज लाने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए, लोगों के हकूक़ जो हैं उनका शऊर उजागर करने के लिए और ख़ास तौर पर किसी कौम को उनका खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए प्रैक्टिकली जो है वो कोई अमल करना, प्रैक्टिकली कोई स्टेप लेना, ये इंतहाई मुश्किल काम है। ये इंतहाई मुश्किल है। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इसलिए उनका नाम जो है वो आज जिंदा है, या उनको पाकिस्तान के बानियों में शुमार किया जाता है, या पाकिस्तान के ऊपर उनका एहसान है कि उन्होंने ज़ुबानी कलामी कुछ नहीं किया, बल्कि अमली तौर पर ऐसे इदारे कायम किए जिन इदारों में जिन लोगों ने तालीम हासिल की, उन इदारों में जिन लोगों ने एजुकेशन ली, वो लोग आगे चलकर पाकिस्तान की बुनियाद डालते हैं, तहरीक पाकिस्तान में हर अव्वल रोल अदा करते हैं, तहरीक पाकिस्तान में मरकजी किरदार अदा करते हैं। वो लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो सर सैयद अहमद ख़ान के बनाए हुए तालीमी इदारों से ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को हासिल हुई। सर सैयद अहमद ख़ान जो है उन्होंने इनकलाबी इकदाम किए। आप देखें कि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो कौम और मुल्क जो है, कोई भी कौम और मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक जो है उस मुल्क में वो कौम जो है वो तालीम याफ्ता नहीं होती, या जब तक जो है वो कौम जो है वो कौम तालीम याफ्ता नहीं होगी, जदीद उलूम दुनिया के हासिल नहीं करेगी, साइंस के ऊपर कमाल नहीं होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर कमाल नहीं होगा, तो वो कौम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकती। ये आज की दुनिया का विजन है। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान आज से 150 साल पहले जो है यही विजन जो है वो कौम को दे रहे हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने दुनिया के ऊपर रूल करना है, तो आपको तालीम के शोबे में आगे आना पड़ेगा। आपको साइंस के मैदान में जो है वो काबिल कदर खिदमत सर अंजाम देनी होंगी। साइंसी इल्म को जो है वो आपने फ़रोग देना होगा। तो उम्मीद है मेरा ये लेक्चर जो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल को जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि आपको मेरे और वीडियोस जो हैं, आपने ये वीडियो के बाद कमेंट जो है वो ज़रूर करना है, इसके ऊपर आप अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर दें, और कोई तजावीज़ हैं तो वो भी दें, ताकि इस वीडियो को जो है वो बेहतर से बेहतर किया जाए। और इसके अलावा मोटिवेशनल लेक्चर भी मेरे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी आपने तजावीज़ देनी है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।